जी नमस्कार। आज के अपने इस साप्ताहिक लाइव कार्यक्रम में मैं भारत चीन संबंध, उसके परिणाम और भविष्य पर कुछ चर्चा कर लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। यद्यपि मेरे इस विषय पर अनेक लेख, इससे जुड़े विषय पर अनेक लेख और YouTube चैनल और Facebook लाइव पर मेरे 2-3 वीडियो मैं इसके पहले प्रस्तुत कर चुका हूँ। बावजूद इसकी जो परिस्थिति है, उन परिस्थितियों के आलोक में कुछ बातों की आज मैं और चर्चा करना चाहता हूँ। और वह चर्चा यह है कि भारत और चीन को लेकर दुनिया भर में और भारत में भी जितने भी प्रकार की बात लोगों के द्वारा की जा रही है और लोग जिस भी प्रकार की टीका टिप्पणी कर रहे हैं, वह निश्चित रूप से बहुत अच्छा नहीं है, सुनियोजित नहीं है, तथ्यपरक नहीं है। मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन 50% तो ऐसी चीज़ें हैं ही जो सुनियोजित नहीं है, दूरदृष्टि उसमें नहीं है, परिपक्वता नहीं है, सूचनाओं तथ्यों का अभाव है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वास्तव में भारत के हक में नहीं जाती। इसलिए जब हम भारत चीन जैसे संवेदनशील विषय पर चर्चा वार्ता करते हैं या कुछ लिखते हैं, तो हमें बहुत सतर्क और सावधान रहकर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये असामान्य विषय है। यदि दोनों देशों के बीच युद्ध होता है तो आप कल्पना नहीं कर सकते उसके रिपरकशंस क्या होंगे। मैं जीत हार की बहुत चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात की मैं चर्चा करना चाहता हूं। एक नहीं, मैं 4 बातों की चर्चा आज करना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था कच्चे माल को लेकर, श्रम को लेकर और बाजार को लेकर। यानी कच्चा माल किसी चीज़ के उत्पादन के लिए कहाँ प्रचुर मात्रा में मिलता है, उस माल के उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करने वाले श्रमिक कहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, और वह जो उत्पादन हो जाएगा उस उत्पादन के लिए बाजार कहाँ बहुत अच्छी है। ऐसे क्षेत्रों पर आधिपत्य प्रभाव जमाने के लिए प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध थोड़े अर्थों में भिन्न था। यद्यपि उसमें भी जर्मनी और ऑस्ट्रिया की कुंठा के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। पहले विश्व युद्ध में बड़ी बुरी तरह पिटे जाने के बाद भी इनकी कुंठा समाप्त नहीं हुई, इस नाते द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। लेकिन थोड़े अर्थों में भिन्न थी कि द्वितीय विश्व युद्ध में श्रम प्रमुख नहीं था। कच्चा माल कहाँ मिलेगा, संपूर्ण उत्पादन प्रक्रिया में कौन सा हिस्सा दुनिया का सबसे प्रमुख भूमिका निभाएगा और विपणन कहाँ सबसे अधिक होगा। यानी बाजार, उत्पादित वस्तुओं की बाजार कहाँ ज़्यादा उपलब्ध है, यह दूसरे विश्व युद्ध का प्रमुख कारण था। अब तीसरे विश्व युद्ध का प्रमुख कारण, दूसरे विश्व युद्ध में कच्चा माल उत्पादन प्रक्रिया और बाजार था। तीसरे विश्व युद्ध में कच्चा माल, उत्पादित वस्तु और उस उत्पादित वस्तु में जो निवेश है और जो उत्पादन का अंतर है, वह महत्वपूर्ण फैक्टर है। और इस नाते उसको प्राप्त करने के लिए हमको विपणन करना है, व्यापार करना है, बाजार हमको चाहिए। इसके लिए ये तीसरे विश्व युद्ध की भूमिका पूरी दुनिया में बन रही है। इन सभी दृष्टियों से, वस्तुओं और सेवाओं की दृष्टि से, भारत पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बाजार और विपणन का केंद्र है। यह एक बात है। लेकिन पूरी दुनिया में कच्चा माल को लेकर, उत्पादित वस्तु को लेकर और विपणन को लेकर सबसे अधिक आवश्यकता इस समय किसी भी देश को है तो वो चीन को है। इस बात को बहुत शिद्दत से महसूस करना चाहिए। यह भी एक तथ्य है कि चीन
तीन प्रकार के द्वंद्वों से गुजर रहा है। चीन की जनता कतई वहां के नेतृत्व के साथ नहीं है, लेकिन चीन की जनता भारत में कुछ लोगों जैसे और दूरदर्शी भी नहीं है, क्योंकि वो देश के विरुद्ध नहीं कुछ बोल पा रहे, चाह कर भी नहीं बोल पा रही है। और उन अंतर्द्वंद्वों की मैं चर्चा अभी कल हिंदी सामना में मेरा एक लेख छपा था केवल अंतर्द्वंद्वों को लेकर। तीनों अंतर्द्वंद्व से जो जूझ रहा है चीन, एक तो जो वहां की केंद्रीय सरकार है, वह केंद्रीय सरकार वामपंथ और साम्यवाद माओवाद के आगोश में उस देश को बनाए रखना चाहती है, लेकिन अपना विकास और विस्तारवाद पूंजीवाद के दायरे में करना चाहती है। यह दोनों चीजें उस देश के लिए बहुत ज्यादा दुरभिसंधि और किंकर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति पैदा कर रही है, क्योंकि जो चीन है वह चीन 1905 से लेकर 1921 तक माओ से तुंग का जो आंदोलन चला, 1948 में जो माओ से तुंग ने उस देश की स्थापना चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अधीन किया। कम्युनिस्ट पार्टी ही सब कुछ है, वहां सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी के निर्देश को ही सबको मानना है, सरकार सेकेंडरी है। इस बात को बहुत ठीक से समझना चाहिए। लेकिन 1976 में माओ से तुंग का निधन होता है, बहुत बहुत रिमार्केबल बात है। और 1978 में उदारवादी व्यवस्था, खुली बाजार व्यवस्था, लेकिन चाइनीज चीजों के लिए क्लोज सिस्टम, पूंजीवाद के लिए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को 1978 में मात्र माओ से तुंग के निधन के 2 वर्ष बाद चाइना आरंभ कर देता है। और उस रास्ते, जिस मार्ग पर अमेरिका 1885 में चला था, उसके पहले की भी पृष्ठभूमि उसकी वही थी, उसी पृष्ठभूमि पर वो चलने लगा। इसलिए एक बात तो तय है कि चीन भारत से युद्ध चाहता है, इसमें किसी को कोई इफवट नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके सामने एक बड़ा संकट यह है कि चीन बाजार के रूप में भारत को छोड़ना भी नहीं चाहता है। यह चीन का चौथा अंतर्द्वंद है, क्योंकि उसको पता है कि यदि युद्ध होगा तो भारतीय बाजार से उसको 100% हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन जो चीन की अमानवीय, पाशविक, पशुतापूर्ण मानसिकता है, वह मानसिकता भारत में कभी चल नहीं सकती, सफल नहीं हो सकती। वह यह कि चीन बलपूर्वक, दबावपूर्वक अपने नियंत्रण में रखकर भारत के विपणन बाजार का उपयोग करना चाहता है। यानी भारत इतना दबाव में, इतना प्रभाव में, इतना भय प्राप्त हो जाए भारत के ऊपर कि भारत का विपणन बाजार उसके लिए हमेशा और सर्वथा सुलभ हो। यह जितना भी षड्यंत्र वह कर रहा है, वह षड्यंत्र केवल और केवल इसी कारण कर रहा है। और एक बहुत बड़ी बात है कि हमेशा लोग समझते थे कि भूटान और उससे पूरब के इलाके पे चीन का ज्यादा दबाव पहले रहता था। पाकिस्तान के कारणों से अक्साई चीन और पाक डोनेटेड जो कश्मीर का चाइना को इलाका है, उस इलाके पर उसका ध्यान जरूर था। लेकिन पाक डोनेटेड जो कश्मीर है और अक्साई चीन के बीच का जो लद्दाख का क्षेत्र है, उस क्षेत्र को वो दबाव में लेकर पाकिस्तान के रास्ते वो मध्य एशिया की तरफ जाना चाहता है। और इसलिए उसको फोकस किया है कि दुनिया को और भारत को लग जाए कि मैं खुले रूप में पाकिस्तान के साथ हूं और भारत पूरी तरह डर जाएगा और भयग्रस्त हो जाएगा। लेकिन डोकलाम में उसकी हेकड़ी जाती रही और वही स्थिति जो घाटी का अभी का इलाका है, जहां से वो कह रहा है कि हमारा है, वहां से हटने के लिए
अब वह तैयारी कर रहा है और यह तैयारी का दो कारण हो सकता है, क्योंकि उसको यह पता हो गया कि भारत उसके भय में नहीं आएगा, और दूसरा एक प्रमुख कारण है जो भारत के लोग इस चीज को कूटनीतिक और राजनयिक लोग जानते हैं कि भारत के साथ मैं दूसरा विश्वासघात कर सकूं। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि भारत की जो राजनीति करने वाले लोग हैं, विरोधी दल की राजनीति करने वाले, और आज के सर्वदलीय बैठक में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियों ने एक भिन्न प्रकार का, बाकी सभी पार्टियों ने कहा मैं 100% भारत सरकार के साथ हूं और एक मुश्त हम एक साथ भारत देश के नागरिक हैं और चीन के विरुद्ध हम काम करेंगे, जो भी जरूरत पड़ेगी हम काम करेंगे। लेकिन इन दो पार्टियों ने अनेक सवाल खड़े किए, नकारात्मक सवाल खड़े किए और देश के विरोधी स्वर में इन लोगों ने बात किया है। ऐसी सूचना आज की बैठक से प्राप्त हो रही है। अब चीन को लेकर जो भारत की दृष्टि है, उस दृष्टि को चीन बहुत बारीकी से इस समय समझ रहा है और स्वयं वो भयाक्रांत हो गया कि भारत दबाव में नहीं आ रहा है और भारत युद्ध के लिए तैयार हो रहा है। भारत के प्रधानमंत्री जी और सक्षम जो राजनयिक व्यवस्था के लोग हैं, दुनिया के देशों से जो वार्ता कर रहे हैं, उस वार्ता से वह चीन भयाक्रांत हुआ है कि मेरा दबाव चलने वाला नहीं है और भारत आक्रमण कर सकता है। जैसे ही भारत आक्रमण करेगा, एक तो उसकी बाजार व्यवस्था भारत से खत्म हो जाएगी, दूसरी उसकी आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह नष्ट होनी शुरू होगी, चौपट होनी शुरू होगी, क्योंकि उसको फिर उसी बाजार के ही कारण दुनिया के लोग, चाहे फ्रांस हो, इजराइल हो, इंग्लैंड हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, और एक बहुत महत्वपूर्ण कूटनीतिक बात है कि पहले और द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ अमेरिका के ही साथ था। इस बात को हमेशा समझना चाहिए। जिन अज्ञानियों को, वामपंथियों को यह बात समझ में नहीं आती कि वो शीत युद्ध था, दोनों अलग अलग थे, और जिसके नाते जवाहरलाल जी नेहरू ने भारत को गुटनिरपेक्षता की नीति में ले गए, वो कितने अदूरदर्शी थे। पहले और द्वितीय विश्व युद्ध में ये तय हो गया था कि अमेरिका और सोवियत संघ एक साथ लड़के एक साथ युद्ध में थे। उनको ये समझ में आनी चाहिए बात कि ये दिखावा है और ये शीत युद्ध का कालखंड भी दिखावा है। इसलिए हमको इन सब चीजों में न पढ़ के हमको सहज सामान्य संबंध रखना चाहिए। हमको एक तीसरे प्रकार की मिश्रित अर्थव्यवस्था और गुटनिरपेक्षता की नीति के आधार पर काम नहीं करना चाहिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था उन्होंने इसलिए लाया, वो जवाहरलाल जी ने, क्योंकि वो भारत की जो मूल आर्थिक व्यवस्था थी, उस आर्थिक व्यवस्था से किनारा कसना चाहते थे, और उनको लगा कि और साम्यवादी आर्थिक व्यवस्था या पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था सीधे सीधे मैं लाऊंगा तो कहीं ना कहीं मेरा उद्देश्य और मिशन चौपट होगा, लोग इसको समझ जाएंगे और उस समझ के कारण मेरे विरोधी होंगे। इसलिए वो तीसरे प्रकार की अर्थव्यवस्था, जो पूंजीवाद और साम्यवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, उस अर्थव्यवस्था को लेकर आए। चीन इस बात को ठीक से समझता है कि उसका अपना आर्थिक कारोबार नष्ट हो जाएगा, चौपट हो जाएगा, और भारत का बाजार के रूप में अनुपलब्ध हो जाएगा, और तीसरा उस युद्ध में यदि वो परास्त हो जाएगा तो हमेशा के लिए नष्ट होगा, और नष्ट ही नहीं होगा, क्योंकि चीन में एक बात को बहुत मजबूती से समझना चाहिए कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से चीन की जनता, किसी भी 92% जनता चीन के सरकार के साथ नहीं है। 52% वहां बौद्धिस्ट हैं, 24% वहां ताओ मतावलंबी हैं, 15% वहां कन्फ्यूशियस मतावलंबी हैं, और तीनों मतावलंबियों की मूल धारा, मूल चेतना मानवतावादी है, और यह भारत से मेल खाती है। भारत के प्रति वो गहरी आस्था, विश्वास रखते हैं। वो पूजा पाठ, कर्मकांड में बहुत अधिक विश्वास रहते हैं, आस्थावान हैं, विश्वासवादी हैं, वो श्रद्धावान व्यक्ति लोग हैं वहां। 10-12%। अब वो जो 10% लोग हैं, वे 10% में यहूदी हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं और ईसाई मतावलंबी हैं। चीन की आर्थिक स्थिति अंदर से बहुत अच्छी नहीं है, जैसा लोग जानते हैं। चीन का सामाजिक समीकरण और ताना बाना बहुत बुरी तरह हिल चुका है।
भारत यह बात हमेशा से जानता है और भारत की राजनीति में आज का जो विपक्ष है यह नहीं समझता कि इंडिया चाइना फेस ऑफ का मतलब क्या होता है, इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ का मतलब क्या। फेस ऑफ का सीधा सा मतलब कि क्यों भारतीय सैनिकों को हथियार नहीं थे, क्यों भारतीय सैनिकों के पास ये नहीं थे, वो नहीं थे। इस तरह के सवाल राजनीति में जो राष्ट्रीय स्तर पर है वो जब पूछते हैं तो ये अंतरराष्ट्रीय स्तर की मूर्खता ही होगी। फेस ऑफ का मतलब जब युद्ध में तनातनी थी, टसल था, उस समय राजनीतिक स्तर की वार्ता के बाद यह तय हुआ कि दोनों सेनाएं अपने अपने क्षेत्र में पीछे हटेंगी। पीछे हटने के बाद दोनों सेनाएं पीछे हटी, भारतीय सैनिक पीछे हटकर और निश्चिंत थोड़ा हुए, क्योंकि जब कहीं भी लड़ाई होती है, युद्ध होता है और लोग पीछे हटते हैं तो जो पीछे हटते हैं तो वो निश्चिंतता उनके मन में होती है कि अब हम निश्चिंत हो गए, क्योंकि युद्ध की संभावना टल गई, हट गई, खत्म हो गई। अब ये विश्वासघात भारतीय सैनिकों को समझना चाहिए था, ये चूक हुई। और वो जब पीछे हटे तब वो फायर नहीं किए चीनी सैनिक। राड में जो कांटेदार तार होता है उस तार को लपेट कर और फिर उससे मार मार के हमारे 20 सैनिकों को मारा। और उसके बाद जो भारतीय सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई की, 20 सैनिक हमारे शहीद हुए, लेकिन जो जवाबी कार्रवाई की वो जवाबी कार्रवाई की कहीं सूचना नहीं दी जा रही। भारत के लोग उसकी चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं कि कितने उनके हताहत हुए, कितने उनके मारे। तैयारी नहीं होने की स्थिति में भारतीय सेनाओं ने कितना हताहत किया, वो हताहत हमसे दोगुने हुए। इस बात की भी चर्चा करनी चाहिए और इस बात को भी ठीक से जानना और समझना चाहिए। सोवियत संघ, वर्तमान रूस, किसी भी दशा में जो आज के भारत के कुछ विरोधी राजनीतिक दल के लोग समझते हैं कि सोवियत संघ चीन के साथ खड़ा होगा, कभी नहीं खड़ा होगा। क्योंकि सोवियत संघ यह जानता है कि हम जब चीन के साथ खड़े होंगे तो जर्मनी ऑस्ट्रिया के साथ खड़ा होकर खामियाजा भुगत चुका, सोवियत संघ वो खामियाजा नहीं भुगतना चाहता है। सोवियत संघ भी ये जानता है कि चीन के बढ़ने के कारण उसके अस्तित्व के सामने भी संकट आएगा। इसलिए पूरी दुनिया एक तरफ होगी, चीन एक तरफ होगा, इस बात को चीन समझता है। और चीन, एक बात बहुत तय है, जो 5 भगवान बुद्ध के पंचशील के सिद्धांत थे और जिसके आधार पर 1954 में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा जवाहरलाल जी नेहरू ने लगाया, वो 5 नारा था भारत के प्रधानमंत्री की ओर से। वो 5 सूत्र हैं गौतम बुद्ध के, उसके आधार पर 5 नारे थे। हत्या न करना, चोरी न करना, व्याभिचार न करना, असत्य न बोलना, मद्यपान न करना। देखिए इसमें कितना बड़ा रहस्य है। और मैं जब बार बार अंतर्द्वंद की, चीन के अंतर्द्वंद की बात करता हूं, जब बार बार मैं इस बात की चर्चा करता हूं कि चीन आने वाले समय में नष्ट होगा, आने वाले समय में वो 12 से 18 भागों में विभक्त होकर खंड खंड टूट होकर नष्ट हो जाएगा, तो हमारी बातों पर जल्दी कोई भरोसा नहीं करता। मैं 17 अप्रैल के अपने लेख में जिस बात की चर्चा किया था, मैंने 27 मार्च के जिस लेख में मैंने चर्चा किया था, वो सारी घटनाएं अब उस हूबहू उसी रूप में घटित हो रही हैं। और वो कैसे घटित हो रहा है आप ध्यान से देखिए। गौतम बुद्ध को मानने वाले उनके अनुयायी 52% चीन में हैं। उनसे मेल जोल रखते हुए, उससे लगभग मेल जोल रखते हुए ताओ मतावलंबी 24% हैं। उसी से थोड़ा और मेल रखते हुए कन्फ्यूशियस 15% हैं। ये सभी ये मानते हैं कि हत्या नहीं करना चाहिए, ये सभी मानते हैं कि चोरी नहीं करनी चाहिए, ये सभी मानते हैं कि व्याभिचार नहीं करना चाहिए, ये सभी मानते हैं कि असत्य नहीं बोलना चाहिए, ये सभी मानते हैं कि मद्यपान नहीं करना चाहिए। इसके आधार पर हिंदी चीनी भाई भाई का नारा जो 54 में लगा, चौ एन लाई और जवाहरलाल नेहरू जी का, वो देखिए 5 वाक्य क्या है। पहला है,
एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करेगा। भारत और चीन एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करेगा। चीन नहीं किया, न कर रहा है। दूसरा, एक दूसरे के विरुद्ध आक्रामक कार्रवाई नहीं करेगा। चीन उसका पालन कर रहा है, भारत पालन कर रहा है, चीन नहीं कर रहा है। तीसरा, एक दूसरे के आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। भारत उसका पालन कर रहा है, चीन पालन नहीं कर। भारत हस्तक्षेप कर दे अगर कूटनीतिक दृष्टि से, तो चीन खंड खंड टूट के बिखर जाएगा। केवल आंदोलन छेड़ने की देर है, वहां की जनता बेचैन है। मकाओ, ताइवान, हांगकांग के लोग, मंगोलिया के लोग, तिब्बत के लोग, वांग के लोग इतने विक्षिप्त हैं, इतने बेचैन और व्यग्र व्याकुल हैं, उनको हवा देने वाला चाहिए। चीन तार तार होकर, नष्ट होकर, खंडित होकर चूर चूर हो जाएगा। चौथा, समानता और परस्पर लाभ की नीति का पालन करेगा। चीन नहीं कर रहा है, भारत कर रहा है। पांचवा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति में विश्वास करेगा। चीन पालन नहीं कर रहा है, भारत पालन कर रहा है। वर्तमान समय में चीन में 5 गौतम बुद्ध के, यानी इन पांचों चीजों को पालन करने वाले 90% से अधिक लोग चीन में निवास करते हैं। हत्या नहीं करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, असत्य न बोलना, मद्यपान नहीं करना। चीन की सरकार, चीन की वामपंथी सरकार, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार, माओ त्से तुंग के नेतृत्व वाली सरकार इन पांचों चीजों को चीन में प्रश्रय देती है, प्रमोट करती है। मैं पिछले अक्टूबर में आदरणीय सुब्रमण्यम स्वामी जी के साथ एक कार्यक्रम में था और 16 फरवरी से 23 फरवरी तक बीजिंग में एक संयुक्त राष्ट्र संघ के अर्थ समिट के बड़े सेमिनार में मुझे एक लेक्चर देना था। जब मैंने सुब्रमण्यम स्वामी जी से चीन के बारे में चर्चा किया तो उन्होंने कुछ मुझे नसीहत दी। कहा, देखना वहाँ जब जाना तो वहाँ सब अंग्रेजी नहीं बोलते, चाइनीज ही बोलते हैं और बहुत मजबूरी में बोलते हैं। वहाँ से जो करस्पॉन्डेंस हो ईमेल के थ्रू, उसको सजो के रखना। यद्यपि वो सारा अरेंजमेंट प्रॉपर करेंगे आपको डेस्टिनेशन से के एयरपोर्ट से ले जाने के लिए, लेकिन उसमें एक रिमार्केबल बात उन्होंने कहा कि बीजिंग के पास यदि संघाई है, आसपास के जितने छोटे शहर हैं, घूमने जाना तो तुम सनातनी हो, इस बात का ध्यान रखना कि 2 चीज बहुत अवेलेबल मिलेगी, बहुत लेवियस स्टाइल में तुमको मिलेगी। इतने उपलब्धता उसकी इतनी अच्छी मिलेगी कि बहक नहीं जाना, क्योंकि तुम थोड़े स्मार्ट भी हो, यंग भी हो, भटकने के चांस भी हैं, इसलिए भटक सकते हो, मैं तुमको रोक रहा हूं। और हम मुस्कराया उन्होंने। 2 चीज, वहां आपको सेक्स चाहिए, आपको लिकर चाहिए। ये फ्री ऑफर आपको देखते ही आपको मार्केट में क्या चाहिए, यानी भरी मार्केट है और उस मार्केट में ये 2 चीज पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है। ये 2 चीजें जब अवेलेबल होती हैं तो गौतम बुद्ध के वो पांचों विचार अपने आप खत्म हो जाते हैं। बाकायदे चीन इसको प्रमोट करता है और चीन जो प्रमोट करता है वह प्रमोशन गौतम बुद्ध, ताओ और कन्फ्यूशियस के उन मूल सांस्कृतिक चेतना, मान्यता, विश्वास जिसका वो अनुसरण करते हैं, उसके 100% विरुद्ध है, खिलाफ है। जनता उस चीज को वहां स्वीकार नहीं करती, मानती नहीं। उसमें से हो सकता है 1-2% लोग दाएं बाएं होते हैं, उनकी मनस्थिति बदल जाती है, लेकिन वो स्वीकार नहीं करते। इसका आशय है कि जनता, सरकार, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद वहाँ की मिलिट्री सेना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद वहाँ की सरकार इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। न्यायपालिका जैसी कोई व्यवस्था वहाँ नहीं है। इन तीनों का मुखिया ली जिनपिंग है, जो वहाँ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का भी मुखिया है। ये भी उस सारी चीज़ों को प्रमोट करता है।
चीन स्वयं अपने अंतर्द्वंद से बचने का उपक्रम बार बार कर रहा है कि वो भारत को टारगेट करता है। और इसलिए टारगेट करता है क्योंकि भारत के प्रति स्वाभाविक झुकाव बौद्धों का, ताओ का और कन्फ्यूशियस का है। वो झुकाव उनके देशभक्ति की भावना के नीचे दबा रहे, कुचला रहे, नष्ट होता रहे और वह भाव उभरने न पाए। उभरेगा तो वहां की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, आप इस समय ताइवान से, मकाओ से, हांगकांग से, मंगोलिया से, तिब्बत से, वांग से, इन सारे इलाकों से जो ट्वीट आ रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, ऑफ मीडिया सोशल मीडिया के थ्रू, स्टैटिक और डायनेमिक सोशल मीडिया के थ्रू, उसको आप मूल्यांकन करिए। वो इतने बेचैन और व्याकुल, वो चाहते हैं युद्ध हो जाए। वो जानते हैं कि चाइना हार जाएगा, क्योंकि चाइना की फर्स्ट प्रायोरिटी है कि वो आर्थिक यानी पूंजी आधारित विकास पर वो टिका हुआ है। पूंजी आधारित विकास कभी स्थायी विकास नहीं होता। केवल और केवल पूंजी आधारित विकास स्थायी विकास नहीं होता। इसलिए भारत में बहुत ऐसी बातें नहीं चर्चा करूंगा सार्वजनिक रूप से, जो भारत की कोई सूचना कहीं किसी स्तर पर जाए आए, जो मुझे जानकारी है भी या नहीं भी जानकारी है, तो भी वैसी बातें मैं नहीं करूंगा। लेकिन एक बात तो तय है, हमारे 20 सैनिक हताहत हुए हैं। वो बहुत घृणित और निंदनीय कृत्य चीन ने किया है, और जिस अमानवीय तरीके से भारतीय सैनिकों को मारा है वो चीन को महंगा पड़ेगा। लेकिन किसी भी दशा में, वर्तमान परिस्थिति में जो स्टैंड भारत के प्रधानमंत्री ने डट के लिया है, कूटनीतिक माहौल पूरा बनाया है, उससे भयाक्रांत हुआ है और कह रहा है कि गलमा घाटी में छोड़ दूंगा। यह परिस्थिति उत्पन्न हुई है। हमारे 20 सैनिकों का जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई चीन को करनी पड़ेगी। और जो 19 मई का ईमेल डोनाल्ड ट्रंप ने घेब्रेयस को, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक को लिखा है, वह 1 महीने का समय पूरा हो रहा है। और वह 1 महीने का समय आज पूरा हो रहा है। 30 दिन का उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि आप बताइए कि आप चाइना के पक्ष में क्यों हैं और किन कारणों से चाइना से जुड़ी सूचनाएं छिपा रहे हैं। ये अभी तक उन्होंने कोई उसका उत्तर नहीं दिया। 4 पृष्ठ का लेख उन्होंने अपने ट्वीट में अटैच करके उनको भेजा है। इसलिए भारत के लोग, जो प्रबुद्ध लोग हैं, दूरदृष्टि वाले लोग हैं, जानने वाले, यह बात तो समझनी चाहिए कि हमारे 20 सैनिकों के जाने से उनके मन में जो पीड़ा, क्लेश, तकलीफ, बेचैनी हो रही है वो स्वाभाविक है। मेरे मन में भी हो रही है। और यह किसी को भी द्रवित कर देने के लिए, भारत संवेदनशील और मानवीय देश है, निश्चित रूप से पीड़ादायी है। लेकिन वह पीड़ा चीन को बहुत महंगी पड़ेगी यदि युद्ध हो गया तो। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, युद्ध होगा या नहीं होगा, यह निर्णय अब चीन के बस में नहीं है कि वो करेगा। यह निर्णय भारत और दुनिया तय करने वाली है। चीन केवल और केवल उकसावे में इसलिए आ रहा है बार बार कि उसके अंदर देश में जो हिंसक रक्तपात, वर्ग संघर्ष, सरकार के विरुद्ध आंदोलन, उग्र आंदोलन, हिंसक आंदोलन, यह खड़ा न हो जाए। इससे बचने के लिए भारत विरोधी मुहिम चीन छेड़े हुए है। अस्त्र शस्त्र की दृष्टि से दुनिया भारत के साथ है। भारत हर कीमत पर विजयी होगा यदि युद्ध हुआ तो, और दुनिया का समीकरण भी बदलेगा, यह भी तय है। इसलिए भारत के प्रत्येक सुबुद्ध लोगों से, प्रत्येक भारत को प्रेम करने वाले लोगों से इस बात को समझना चाहिए। और अभी कुछ दिन पहले चीन, ताइवान की एक वेबसाइट पर, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र ड्रैगन को मारने का चित्र बनाया गया कार्टून, उसको लॉन्च किया। स्वाभाविक है, वो सही भी है। भारत में बड़े धूमधाम से उसको प्रचारित किया। भारत
ताइवान, मकाओ, हांगकांग, तिब्बत का शुभचिंतक जरूर है, उनकी स्वतंत्रता भी चाहता है, उनके लिए कूटनीतिक राजनीतिक उपक्रम भी करेगा, लेकिन किसी के बहकावे और चढ़ावे में भारत युद्ध नहीं करेगा। भारत युद्ध करेगा, आवश्यकता अनुसार युद्ध करेगा, अपनी परिस्थिति, अपनी योजना, अपने समय के अनुसार युद्ध करेगा। और चीन को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि भारत का नेतृत्व बहुत सबल और प्रबल है। भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को, चादर को उड़ाकर फेंक चुका है। भारत ये जानता है कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका एक साथ थे। भारत ये जानता है आने वाले समय में इन दोनों का हमको प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष सहयोग मिलेगा। भारत ये जानता है कि फ्रांस, इजराइल जैसे देश भारत के साथ खड़े होंगे। भारत ये जानता है कि कॉमनवेल्थ के नाते, चाहे जिस भी कारण से ग्रेट ब्रिटेन भारत को उपनिवेश छोड़ के हट गया, लेकिन भारत ने ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध कभी षड्यंत्र नहीं किया। इसलिए ग्रेट ब्रिटेन भी जानता है कि उसका स्वयं का हित भारत के साथ खड़े होने में है, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ खड़े होने में। अमेरिका यह जानता है, कंजर्वेटिव पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिका की दोनों पार्टियां ये जानती हैं कि जो नॉन रेजिडेंट इंडियन अमेरिका में रहते हैं वो जिस पक्ष में होंगे वही राष्ट्रपति बनेगा। इसलिए नॉन रेजिडेंट इंडियन बहुत सशक्त लॉबी है, वो वोट डिसाइड करती है थर्ड और फोर्थ राउंड में, फाइनल राउंड में। और इसलिए भारत को नाराज अमेरिका नहीं करेगा। अमेरिका का बाजार बहुत अच्छा भारत भी है और विश्वसनीय बाजार है। भारत का यह बाजार ऐसा बाजार है कि जिस बाजार पर उसके उत्पादित वस्तु पर भारत आंख मूंद के विश्वास कर सकता है। इस बात को दुनिया के लोगों को कूटनीतिक, राजनयिक और भू राजनीतिक दृष्टि से बहुत ठीक से समझने की आवश्यकता है। नकारात्मक यह तय है कि युद्ध होगा तो हम जीतेंगे, लेकिन जो जीतता है उसका भी तो कुछ न कुछ नुकसान तो होता है। ऐसा नहीं है कि भारत का कोई नुकसान नहीं होगा, कुछ तो हमारे भी कुछ सैनिक मारे जाएंगे, हमारी भी आर्थिक व्यवस्था खराब होगी, हमारी भी पूंजी की हानि होगी, हमारे देश के सैनिकों को, नागरिकों को परेशान होना पड़ेगा, व्यवस्था परेशान, ये स्वाभाविक है, लेकिन अंततः परिणाम हमारे पक्ष में होगा, ये ठीक है। इसलिए युद्ध तो कोई भी नहीं चाहता, भारत जैसा देश तो कतई नहीं चाहता। लेकिन चीन ये बात भी जानता है कि अब जो वर्तमान परिस्थिति भारत के पक्ष में है और चीन के बस में नहीं है कि युद्ध होगा कि नहीं होगा, होगा तो कौन किसके साथ खड़ा होगा, चीन के नाते युद्ध लड़ा जाएगा नहीं लड़ा जाएगा नहीं, तय नहीं है। चीन की हिम्मत भी नहीं है खुलेआम भारत के विरुद्ध युद्ध रच दे, युद्ध का दिखावा कर दे, क्योंकि वो 20 सैनिकों को जिस राड से तार लपेट कर कांटेदार मारा है, उनको गोली चला के भी मार सकते थे, वो बम फेंक के भी मार सकते थे, लेकिन नहीं मारा, क्योंकि हिम्मत नहीं है भारत के विरुद्ध इस तरह से आक्रमण करने की। चीन जानता है कि वो बहुत संकट में, केवल दबाव बनाने, डर पैदा करने का कार्य कर रहा है। लेकिन पिछले 5-6 दिन से भारत के प्रधानमंत्री ने थोड़ी सी, हो सकता है और किसी से किसी मोड़ पर कहीं भी थोड़ी बहुत चूक हो सकती है, इसलिए हो सकता है खुफिया तंत्र ने सूचना देने में दाएं बाएं थोड़ा बहुत किया हो, लेकिन अल्टीमेटली व्यवस्था बहुत चुस्त दुरुस्त है, बहुत अच्छी है। भारत के सैनिकों का मनोबल, जो टेस्ट है, वो ये बताते हैं कि मनोबल भारत के सैनिकों का सबसे ऊंचा रहता है दुनिया में। इसलिए चिंता होने की, परेशान होने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई कारण नहीं है। भारत के नागरिकों को हमेशा भारत के नेतृत्व के साथ इस समय खड़े होने की, उनके मनोबल को बढ़ाने, हमारे सैनिकों के मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है, सहयोग करने की आवश्यकता है। नकारात्मक बातें या ऐसी बातें जो अनावश्यक प्रवोक करती हैं, अनावश्यक हम क्या कहते हैं कि हम अति उत्साह में आते हैं, ऐसी चीजों से बचना चाहिए। जाने अनजाने में कोई ऐसी सूचना लीक हो जाए,
ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि जो ट्वीट आ रहे हैं बहुत सारे, आप हमेशा ध्यान में रखिए कि जनरली ताइवान, हांगकांग, मकाओ के लोग, मंगोलिया के लोग चाइनीज यूज करते हैं अपने ट्वीट में, अपने मेल में। उनके कम से कम नाम तो चाइनीज में लिखे ही होते हैं, भले वे ट्वीट हिंदी अंग्रेजी में करें, लेकिन उनके माध्यम से आप जो कम्युनिकेशन करते हैं वो कम्युनिकेशन कहाँ मिसलीड होगा, कहाँ मिसप्लेस होगा, कहाँ गलत सूचना जाएगी, इसका बहुत ध्यान रखें। और निश्चित रूप से जो हम ब्राउज़र यूज़ करते हैं अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में, वो ब्राउज़र बहुत सावधानी से यूज़ करें। जो भी एप्लीकेशन आप यूज करते हैं वो सारे एप्लीकेशन आपके फ़ोन के, कंप्यूटर के, लैपटॉप के डेटा को ऑटो सिंक्रोनाइज करते ही हैं। इसलिए जो एप्लीकेशन बिल्टअप हुए हैं चीन में, जो फ़ोन चीन में बने हुए हैं, उनसे पूरी तरह सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। हमारी सूचना, हमारी जानकारी उनके पास न जाए, यह हमारी सतर्कता के लिए आवश्यक है। चीनी सामान का हम बहिष्कार करेंगे। केवल और केवल पूंजी आधारित अर्थतंत्र उनका मजबूत है, समाज आधारित, संस्कृति आधारित और जन कल्याण आधारित कोई भी उनकी पूंजीवादी व्यवस्था नहीं है। वह गौतम बुद्ध, ताओ और कन्फ्यूशियस के इस सिद्धांत का हत्या नहीं करना चाहिए। चीन हत्या में विश्वास कर रहा है। चोरी नहीं करना चाहिए। चीन चोरी और धोखेबाजी में विश्वास कर रहा है। व्याभिचार नहीं करना चाहिए। ओपन सेक्स अवेलेबल है चीन में पूरा, उसका पालन नहीं कर रहा है। असत्य नहीं बोलना चाहिए। हमेशा वहां की सरकार, सत्ता, सेना पूरी तरह असत्य बोल रही है। मद्यपान नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है मद्यपान न करता हो वहां। मद्यपान का आलम यह है कि भारत में, नेपाल चले जाइए तो कहते हैं कि चावल पकाकर उसको अगर सड़ा दीजिए पानी में, सड़ाने के बाद उसको छान लीजिए, उसमें कुछ पदार्थ डाल दीजिए तो उसमें गजब का नशा होता है। चीन में भोजन के साथ जो सबसे सुस्वादु और अच्छा पेय लिया जाता है, जिसको आप सूप कहते हैं। भोजन के समय रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटलों में जाते हैं तो सूप पहले लोग मंगाते हैं, स्टार्टर मंगाते हैं। चीन में सबसे अच्छा सूप जो माना जाता है, वो चावल बहुत अच्छा पैदा होता है वहाँ। अलग अलग वैरायटी के चावल पकाए जाते हैं कच्चे बर्तन में, उसको ज़मीन में कई दिनों तक रखा जाता है, और रखने के बाद जब उसमें कीड़े पर्याप्त मात्रा में डेवलप हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, तब उनको निकाला जाता है प्रेस करके उसको फिल्टर किया जाता है। यानी उस प्रेस करके फिल्टर करने में वो जो कीड़े हैं वो मरते हैं, उनके शरीर के अपद्रव्य उस लिक्विड के साथ बाहर आते हैं। वो लिक्विड जो बाहर आता है उसमें तरह तरह के रसायन डालकर, तरह तरह के टेस्ट बनाकर, और वह सूप के रूप में सबसे अच्छा सूप पिया जाता है। इसका मतलब है कि नशे में सर्वोत्तम स्थिति में सबसे ऊपरी पायदान पर है चीन। उन पांचों का पालन नहीं, वहां की जनता उसके साथ खड़ी नहीं है, नष्ट होने के कगार पर है चीन। इस बात को ठीक से भारत के लोगों को समझना चाहिए। और एक बात और समझना चाहिए कि जो फेस ऑफ का अर्थ हमारे सोनिया जी और राहुल गांधी जी, सीताराम येचुरी जी, प्रकाश करात आदि जिन लोग नहीं जानते हैं जी, या जानकर भी अनजाने बनते हैं। फेस ऑफ का मतलब है दोनों सेना अपनी जगह पर चली गई वापस, और वापस चली गई तो फेस ऑफ हो गया। फेस ऑफ हो गया, उसमें से एक कोई घात लगा के आक्रमण कर दिया, तो उससे ये नहीं कहा जाएगा कि भारत की सेना के पास अस्त्र शस्त्र नहीं थे। वो घात लगा के आक्रमण नहीं करना है। यह नीति है कब की? 1996 की।
समझौते में, 2007 के समझौते में, इसी पार्टी की सरकारों ने वो समझौता किया है। 2008 में कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, भारत की कांग्रेस पार्टी, एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर करती है कि हम दोनों एक दूसरे के हितों की रक्षा करेंगे। दो पार्टियों की, दो देशों की हितों की रक्षा क्या होती है? दो देशों के बीच समझौते होते हैं, दो देश एक दूसरे के हितों की रक्षा करते हैं। पार्टियों का हित क्या हुआ? पार्टियों का हित देश के हित से बड़ा हो गया क्या? आप पार्टी के हित की बात कर रहे हैं, देश के हित की बात नहीं कर रहे हैं। पार्टी, कांग्रेस पार्टी सब कुछ नहीं है। इस आलोक में इस पूरे परिदृश्य को देखने की आवश्यकता है। आप सबसे निवेदन है कि प्रत्येक शुक्रवार को किसी भी ज्वलंत विषय पर सप्ताह में मैं 9 बजे से लेकर 9:30 पौने 10 तक आपको इसी पेज पर उपलब्ध रहूँगा। प्रत्येक शनिवार को 9 बजे से 9:30 पौने 10 बजे तक गांव, खेत, खलिहान विषय पर किसी ऐसे समीकरण पर मैं उपलब्ध रहूँगा जो लोक से हट रहा है, विलुप्त हो रहा है। और प्रत्येक रविवार को 9 से 10 बजे तक राम कथा, रामायण और रामचरितमानस का लोक मर्म मैं प्रत्येक शुक्र, शनि, रवि इस रूप में उपलब्ध रहूँगा फेसबुक लाइव पर। उसकी सूचना मैं फेसबुक पेज पर अपने देता हूँ, फेसबुक वॉल पर देता हूँ। कल शाम 9 बजे से पौने 10 बजे तक कोदो सावा टांग एक प्रकार का चावल होता था, आज से 20, 25, 30 साल पहले, कोदो सावा टांग, इसके मूल्य और महात्म्य पर चर्चा करने के लिए कल शाम 9 से पौने 10 बजे तक हम अपने पेज पर उपलब्ध होंगे। आप इतनी बातों का आज निवेदन करते हुए अपनी बात पूर्ण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।